दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहीं हूँ व्यापा। सब नर करे ही परस्पर प्रीति, चलहूँ स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तुलसीदास के ये लिखे शब्द एक आदर्श समाज और आदर्श राज्य का वर्णन करते हैं। एक राज्य जहाँ शारीरिक, प्राकृतिक और सांस्कारिक किस्म की कोई पीड़ा नहीं है, जहाँ नफरत और कलह की कोई जगह नहीं है, जहाँ लोग अपनी असली कर्तव्यों को समझते हैं, दरिद्रता, अन्याय और अत्याचार की कोई जगह नहीं है और सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। और फिर हमारी नज़र पड़ती है जेरूसलेम पर, वो धरती जहाँ दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों के अपने अपने राम बसते हैं, लेकिन साथ ही वो धरती जहाँ खुद ईश्वर एक तरफ खड़ा होकर सारा तमाशा बेबसी से देखता है। हमने डरावनी से डरावनी कहानियाँ सुनी थी, जहाँ कहानी का नायक एक अंधेरे कुएं में गिर जाता है, लेकिन उसी कुएं के बीच से किसी न किसी कोने से एक बेल निकलती थी। कहानी का नायक वो बेल पकड़कर ऊपर आता था और कहानी को एक सुखद मोड़ देता था। मगर वेस्ट एशिया की कहानी में वो कुआं तो है, लेकिन वो बेल नहीं है। वो बेल कहीं सियासत के ठगों ने खींच ली है, इतिहास के किरदारों ने उसको काट दिया है और मज़हबों के व्यापारियों ने उस पर अपनी इमारतें सजाई हैं। यहाँ गिरना नियति है और चढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष एक ऐसे पतन की दास्तान है जहाँ हर पीढ़ी सिर्फ अपने पतन को देखने के लिए पैदा होती है। नमस्ते, मैं हूँ सौरभ और आज की किताब है द ओरिजिनल सिन। इसे लिखा है स्टेनली जॉनी ने। स्टेनली जॉनी द हिंदू के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संपादक हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन और फ्रंट लाइन में नियमित रूप से मध्य पूर्व की राजनीति पर लिखते हैं। उनके लेख और विश्लेषण कई बार अखबारों, टीवी चैनलों और वैश्विक शोध संस्थानों में प्रकाशित हो चुके हैं। स्टेनली ने जेएनयू से वेस्ट एशियन स्टडीज़ में पीएचडी की है। तो चलते हैं हम इस किताब पर, शुरू करते हैं इस कहानी के इतिहास को। थियोडोर हज़ल, ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के नेता, जर्मन साम्राज्य कैसर विलियम से मिलने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपोल पहुंचे थे। ज़ियोनिस्ट मूवमेंट यानी कि यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का आंदोलन। उनका उद्देश्य जर्मनी का समर्थन पाना था ताकि यहूदी लोगों के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया जा सके, क्योंकि यूरोप में यहूदियों के खिलाफ भेदभाव बढ़ रहा था। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य एक ही समीकरण से बंधे हुए थे। हज़ल ने जर्मनी की विदेश मंत्री और चांसलर से पहले ही चर्चा की हुई थी, जहां उन्होंने यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में बसने की योजना रखी। उन्होंने बताया कि ज़ियोनिस्ट के पास ज़मीन खरीदने के लिए और बसने के लिए पर्याप्त धन है। उन्होंने ऑटोमन सुल्तान को यह प्रस्ताव भी दिया कि अगर वो यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसने की अनुमति दें तो ज़ियोनिस्ट ऑटोमन साम्राज्य की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद कर सकते हैं। हालांकि जर्मन सम्राट ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। फिर भी हज़ल से मिलना ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हज़ल पहले यहूदियों के यूरोपीय समाज में घुलने मिलने के पक्ष में थे, लेकिन यूरोप में यहूदियों की प्रताड़ना के चलते हज़ल ने बाद में यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र की वकालत की। दरअसल 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ीं। रूस में 1881 में शासक ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद यहूदियों को दोषी ठहराया गया, जिससे उन पर दमनकारी कानून थोपे गए और हज़ारों यहूदी पश्चिमी यूरोप भागे। जिससे हज़ल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यूरोप में यहूदी सुरक्षित नहीं रह सकते और उनका अपना राष्ट्र बनाना ही होगा। यहूदियों में प्राचीन काल से ही उनकी मैथोलॉजी के हिसाब से इजराइल की ज़मीन पर होमलैंड की अवधारणा पहले से ही थी। 1897 में थियोडोर हज़ल ने पहली ज़ियोनिस्ट कांग्रेस में वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस संगठन ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी फ़िलिस्तीन की भूमि पर अपनी जड़ जमाने का काम शुरू किया। हज़ल ने शक्तिशाली यूरोपीय सरकारों को इस आंदोलन के पक्ष में लाने का प्रयास किया। जर्मन सम्राट से उनकी मुलाकात भी इस रणनीति का ही हिस्सा थी। हालांकि कैसर ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, फिर भी हज़ल ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। उन्होंने ऑटोमन सुल्तान से यहूदियों के लिए एक स्वायत्त यहूदी बस्तियों की अनुमति मांगी। उन्होंने सुल्तान को कई पत्र भेजे और एक चार्टर के बदले वित्तीय सहायता की पेशकश भी की। इसमें यहूदियों बैंकरों द्वारा दिए जाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ऋण की भी बात थी, जो ऑटोमन साम्राज्य की गिरती आर्थिक स्थिति के काम आ सकता था। 1902 में उन्हें बताया गया कि ऑटोमन साम्राज्य यहूदियों को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे साम्राज्य में किसी एक स्थान पर अलग अलग बसने की अनुमति दे सकता है, लेकिन फ़िलिस्तीन में किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में यहूदी स्वायत्तता की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऑटोमन साम्राज्य पहले ही बाल्कन और मिस्र जैसी कई ज़मीनें खो चुका था और वे और अधिक क्षेत्रीय नुकसान सहन नहीं कर सकते थे।
लेकिन हज़ल ने हार नहीं मानी। जब जर्मनों और तुर्कों ने उन्हें कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सचिव जोसेफ चैम्बरलिन को यहूदियों के लिए साइप्रस, सिनाई प्रायद्वीप या मिस्र के एल अरीश में स्वायत्त क्षेत्र की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। चैम्बरलिन को ये प्रस्ताव अव्यवहारिक लगे, लेकिन 1903 में उन्होंने यहूदियों को युगांडा में बसने की योजना प्रस्तुत की। ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव के जरिए यहूदियों की बढ़ती पूर्वी यूरोपीय प्रवासन को नियंत्रित करने, पूर्वी अफ्रीका में निवेश बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय यहूदी समुदाय का समर्थन जीतने का प्रयास किया। 1905 में 7वें ज़्यूनिस्ट कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव वापस भी ले लिया। हालांकि ये योजना लागू नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये पहली बार था जब किसी बड़ी सरकार ने ज़्यूनिस्ट विचारधारा को समर्थन किया था। अगर हज़ल की कैसर से मुलाकात ने उन्हें यहूदी नेतृत्व में वैधता दिलाई थी, तो ब्रिटिश प्रस्ताव ने ज़्यूनिज्म के भौगोलिक राजनीतिक स्वरूप को पहली बार मान्यता दी थी। 1905 में 7वें ज़्यूनिस्ट कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1904 में थियोडोर हज़ल की मृत्यु के बाद चाइम विज़मैन ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित हो गया, विज़मैन ने इसे ज़्यूनिस्ट लक्ष्य को आगे बढ़ाने का अवसर देखा। ब्रिटिश सरकार और ज़्यूनिस्टों के बीच बातचीत जारी रही। विज़मैन, जो इस समय युद्ध मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, उन्होंने एसीटोन के उत्पादन की समस्या का समाधान निकालकर ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दरअसल एसीटोन युद्ध सामग्री बनाने के लिए एक ज़रूरी केमिकल था और ब्रिटेन को इसकी कमी पड़ रही थी। लॉर्ड जॉर्ज ने उन्हें सम्मान देने की पेशकश की, लेकिन विज़मैन ने कहा कि वे सम्मान के तौर पर यहूदी अपने लोगों के लिए कुछ और चाहते हैं। 1915-16 में जब युद्ध लंबा खिंच रहा था और अमेरिका अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, ब्रिटिश नेताओं ने सोचा कि ज़्यूनिस्टों का समर्थन करने से अमेरिका और रूस में यहूदी समुदाय का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य के विभाजन के बाद पश्चिम एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। दिसंबर 1916 में लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने और बाल्फोर विदेश सचिव नियुक्त किए गए। इसके बाद ज़्यूनिस्ट नेताओं के साथ कई दौरे की वार्ता चली, जिससे उन्हें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में यहूदी समर्थन का आश्वासन दिया गया। 2 नवंबर 1917 को आर्थर बाल्फोर ने एक पत्र लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना का समर्थन किया। ये पहली बार था जब किसी सरकार ने ज़्यूनिस्टों के सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था, और ये घोषणा आगे चलकर आधुनिक इजराइल की स्थापना की नींव भी बनी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए अरबों और यहूदियों से अलग अलग वादे किए थे। एक और उसने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अरबों को समर्थन देने का आश्वासन दिया। 1915-16 में ब्रिटिश अधिकारी मैकमोहन और मक्का के शरीफ हुसैन के बीच पत्राचार हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने अरब स्वतंत्रता का समर्थन करने का वादा किया, बशर्ते वो ऑटोमन खिलाफत के खिलाफ विद्रोह करें। तो दूसरी ओर यहूदियों के लिए फ़िलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर बनाने की बात भी कही। इसी दौरान एक और समझौता हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने गुप्त साइक्स-पिकॉट समझौता किया, जिसके तहत ऑटोमन साम्राज्य के अरब प्रदेशों को विभाजित करने और फ्रांस को देने की योजना बनाई गई। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी की, जिसमें यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाने का समर्थन किया गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मध्य पूर्व में अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ब्रिटेन ने मेसोपोटामिया, फ़िलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन का अधिकार किया, जबकि फ्रांस को सीरिया और लेबनान मिले। 1923 में लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से इस नियंत्रण को औपचारिक रूप भी दिया गया। इसी दौरान हुसैन के बेटे अब्दुल्ला ने ब्रिटिश समर्थन से ट्रांसजॉर्डन में अमीरात स्थापित किया, जहां अमान सत्ता का केंद्र बना। ब्रिटेन की छत्रछाया में यहूदी समुदाय इस अरब भूमि पर अपनी पैठ बनाता रहा। यहूदी समुदाय कुछ ही समय में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से खुद को संगठित कर चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में यहूदियों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ। नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए हज़ारों यहूदी फ़िलिस्तीन पहुँचे, जिसमें जनसंख्या संतुलन तेज़ी से बदला। 1920 में यहूदी फ़िलिस्तीन की कुल जनसंख्या का मात्र 9% थे, लेकिन 1945 में ये संख्या बढ़कर 30% हो गई। इस दौरान ब्रिटेन ने यहूदियों के अप्रवासन पर प्रतिबंध लगाने की भी कोशिश की, लेकिन प्रवास जारी रहा। फ़िलिस्तीन में यहूदी समुदाय ने राजनीतिक दल, श्रम संगठन, सैनिक संगठन और कृषि संस्थाएं सभी स्थापित कर ली थीं। यहाँ तक कि उनके खुद के अकादमिक केंद्र भी थे। 1945 तक यहूदी फ़िलिस्तीन में एक राज्य के भीतर राज्य की तरह कार्य कर रहा था, और बेन गुरियन, जो इस समय ज़्यूनिस्ट मूवमेंट के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे, उनके निर्विवाद नेता बन चुके थे।
ब्रिटेन युद्ध के बाद कमज़ोर हो गया था और यहूदियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति मिल रही थी। इसी पृष्ठभूमि में 1948 में इजराइल का गठन हुआ और बेन गुरियन इसके पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सब इतनी आसानी से हो रहा था, ये मान लेना इस पेचीदगी का सरलीकरण करना होगा। 1930 के दशक में जब अरब देश ब्रिटेन में यहूदी माइग्रेशन की नीति को लेकर नाराज़ हो गए और विरोध करने लगे, ब्रिटेन ने यहूदियों को रोकने के लिए यहूदी राष्ट्रवादियों के खिलाफ कई दमनकारी नीति लागू करना शुरू कर दिया था। दरअसल ब्रिटेन अपनी फ्रांस, अरब और यहूदियों के बीच की गई संधियों की पेचीदगियों के बीच फंसा हुआ था। दूसरी ओर यूरोप ने नाजी विचारधारा ने यहूदियों को यूरोप में रुकने का कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा था। 22 जुलाई 1946 को इरगुन नाम के एक यहूदी चरमपंथी संगठन ने जेरूसलेम स्थित किंग डेविड होटल पर बम से हमला कर दिया। किंग डेविड वो जगह थी जिसे ब्रिटेन ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक और सैन्य मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया था। उनके सदस्य अरब मजदूरों और वेटरों के भेष में होटल में घुस चुके थे और तहखाने में विस्फोटक रख दिए। ये हमला ब्रिटिश सेना की ऑपरेशन आगाथा के जवाब में किया गया था, जिसमें यहूदी एजेंसी के कार्यालयों पर छापेमारी कर यहूदी राष्ट्रवादियों के ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के सबूत जब्त किए गए थे। इस हमले में 91 लोग मारे गए और कई सौ लोग घायल भी हुए। ये ब्रिटिश शासन पर यहूदी उग्रवादियों का सबसे घातक हमला था, जिसने ब्रिटेन को फिलिस्तीन से बाहर जाने के लिए आगाह किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बढ़ती हिंसा और आंतरिक आर्थिक संकट के चलते ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने नियंत्रण को संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसमें एक यहूदी और एक अरब राज्य में इसे बांटा जाना था, जबकि जेरूसलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के तहत रखा जाना था। यहूदी एजेंसी ने इसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों ने इसका विरोध किया। 14 मई 1948 को जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, डेविड बेन गुरियन ने तेल अवीव में इजराइल राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा के कुछ ही मिनटों में अमेरिका ने इसे मान्यता दे दी, लेकिन अगले दिन मिस्र, सीरिया, ट्रांसजॉर्डन और इराक की सेनाएं फिलिस्तीन में दाखिल हो गईं, जिससे पहला अरब इजरायली युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इजराइल को अपेक्षाकृत पहले से अधिक भूमि मिली, जिसमें पश्चिमी यरूशलेम भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र की योजना के अनुसार यहूदी राज्य को ऑटोमन फिलिस्तीन का 55% भाग दिया गया था, लेकिन युद्ध के अंत तक इजराइल को 75% भूमि पर कब्जा मिल चुका था। वहीं जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया, जबकि गाजा पट्टी पर मिस्र का नियंत्रण हो गया। इजराइल के लिए स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन फिलिस्तीन लोगों के लिए नकबा यानी कि तबाही था। लगभग 7,50,000 फिलिस्तीनी लोगों को उनके घर से विस्थापित कर दिया गया, हजारों मारे गए और सैकड़ों अरब गांवों को उजाड़ दिया गया। ये सब आकस्मिक नहीं था, बल्कि यहूदी राष्ट्रवादी की सुविचारित रणनीति का हिस्सा था। 1937 में बेन गुरियन ने अपनी डायरी में लिखा था कि अरबों को हटाना अति आवश्यक है, ताकि यहूदियों को इस क्षेत्र में स्वतंत्रता मिल सके। 1948 में जब इजराइल अस्तित्व में आया, तो ज़ियोनिस्टों ने इस नीति को सख्ती से लागू किया। इजराइल की स्थापना ने पश्चिम एशिया का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल दिया। अरब दुनिया को यहूदी राज्य की स्थापना से गहरा आघात पहुंचा। फिलिस्तीनियों की मातृभूमि छिन गई और वह शरणार्थी में बदल गए। ये केवल एक संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसे विवाद की शुरुआत थी जो दशकों तक जारी रहने वाला था। 1967 आते आते वेस्ट एशिया पर युद्ध के बादल फिर छाने लगे। मिस्र और जॉर्डन ने एक रक्षा समझौता किया, जिससे इजराइल को बड़ा युद्ध आने के संकेत मिले। 5 जून को इजराइल ने अचानक हमला कर मिस्र की वायुसेना को नष्ट कर दिया। जॉर्डन और सीरिया ने भी युद्ध में कदम रखा, लेकिन इजराइल ने उसे पीछे धकेल दिया। 6 दिनों में इजराइल ने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलन हाइट पर कब्जा कर लिया। यह युद्ध अरब एकता की धारणा को तोड़ गया था। मिस्र को गहरी चोट लगी और मिस्र के शासक नासिर की मृत्यु के बाद पैन अरबवाद का सपना भी समाप्त हो गया। इजराइल अब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी बन गया। युद्ध के तुरंत बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया और वेस्ट बैंक और गाजा पर सैन्य कब्जा कर लिया। अरब देशों ने 1967 में इजराइल को मान्यता ना देने, उनसे शांति न करने और बातचीत न करने का संकल्प लिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इजराइल की वास्तविकता का आभास होने लगा। इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि PLO का महत्व बढ़ गया। अरब देशों की हार के बाद PLO ने खुद को फिलिस्तीन का एकमात्र वैध प्रतिनिधि घोषित किया और सशस्त्र संघर्ष की राह अपनाई, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे आतंकवादी संगठन मानते थे, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने में कठिनाई हुई। 1973 में मिस्र और सीरिया ने योम किपुर त्यौहार के दिन इजराइल पर हमला कर दिया, जिससे इजराइल को भारी झटका लगा।
हालांकि अमेरिका की मदद से इसराइल ने युद्ध में वापसी की, लेकिन इस हमले ने इसराइल की सैन्य सुरक्षा की धारणा को हिला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका और इसराइल के बीच शांति वार्ता शुरू हुई। 1978 में आखिर में कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसके तहत इसराइल ने सिनाई प्रायद्वीप वापस किया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। लेकिन इस समझौते में फ़िलिस्तीन मुद्दे को नज़रअंदाज किया गया था, जिससे पीएलओ ने इसे फ़िलिस्तीन के साथ धोखा करार दिया। इस कदम से पीएलओ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश की। 1978 के समझौते ने फ़िलिस्तीनी आंदोलन को कोई तात्कालिक राहत नहीं दी, फिर भी इसे एक नई ताकत मिली। पहले पीएलओ को मान्यता न मिलने की वजह से जो वैक्यूम वेस्ट बैंक में बना था, उसे वेस्ट बैंक पर जॉर्डन दावा करके भर रहा था और पीएलओ लेबनान से संचालित हो रही थी। 1969 में यासिर अराफात पीएलओ के नेता बने और फ़िलिस्तीन आंदोलन की आवाज़ भी बने। 1970 के दशक में पीएलओ अरब राष्ट्रवाद और फ़िलिस्तीनी आज़ादी का प्रतीक बन गया। जॉर्डन के राजा हुसैन ने 1971 में इसे जॉर्डन से निकाल दिया। इसके बाद पीएलओ ने लेबनान पर अपना बेस बनाया। 1974 में यूएन में अराफात ने कहा, मेरे एक हाथ में ऑलिव की डाल और दूसरे में बंदूक है। इस ऑलिव की डाल को जो शांति का प्रतीक है, इसे गिरने मत दो। इसराइल ने इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना और 1978 और 82 में लेबनान पर हमला कर पीएलओ को वहां से बाहर निकाल दिया। 5 साल बाद गाज़ा में एक सड़क दुर्घटना में 4 फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए, जिससे पूरे वेस्ट बैंक और गाज़ा में पहला इंतिफादा यानी कि विद्रोह शुरू हुआ। ये एक जन आंदोलन था जिसमें इजरायली शासन के खिलाफ नागरिक अवज्ञा, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इससे इसराइल के लिए फ़िलिस्तीन इलाकों पर शासन करना मुश्किल हो गया। इस दौरान जॉर्डन ने भी वेस्ट बैंक पर अपना दावा छोड़ दिया, जिससे फ़िलिस्तीनी मुद्दा अब सीधे इसराइल और पीएलओ के बीच आ गया। 1988 में पीएलओ ने स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की घोषणा की, जिसे 100 से अधिक देशों ने मान्यता भी दे दी। इसके बाद अमेरिका ने भी पीएलओ को मान्यता दे दी। पीएलओ ने एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ली और अब पूरे फ़िलिस्तीन की मुक्ति की बजाय 1967 की सीमा के भीतर समझौते के संकेत देने शुरू कर दिए, जिससे इसराइल के साथ बातचीत का आधार भी बना। 1992 में यित्ज़ाक रॉबिन इसराइल के प्रधानमंत्री बने और शांति वार्ता को आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि फ़िलिस्तीनी विद्रोह से स्थायी अशांति बनी रहेगी और वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। फिर 1993 में ओस्लो समझौता हुआ, जिसके तहत पीएलओ और इसराइल ने एक दूसरे को मान्यता दी। पीएलओ ने इसराइल के अस्तित्व को स्वीकारा और शांति के लिए प्रतिबद्धता जगाई, जबकि इसराइल ने पीएलओ को फ़िलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधि माना। इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए एक फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की संस्था का गठन भी हुआ, जिससे वेस्ट बैंक और गाज़ा में सीमित प्रशासनिक अधिकार मिले। 1995 के दूसरे ओस्लो समझौते में वेस्ट बैंक को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। क्षेत्र ए, जो वेस्ट बैंक का 18% था, पूरी तरह फ़िलिस्तीनी प्रशासन और सुरक्षा नियंत्रण में आता है और इसके मुख्य रूप से शहरी इलाके इसमें शामिल थे। क्षेत्र बी, जो 22% क्षेत्र को कवर करता है, प्रशासनिक रूप से ये फ़िलिस्तीनियों के अधीन है, लेकिन सुरक्षा नियंत्रण इसराइल के पास है। वहीं क्षेत्र सी, जो वेस्ट बैंक का सबसे बड़ा यानी कि 60% का हिस्सा है, पूरी तरह से इजरायली प्रशासन और सुरक्षा नियंत्रण में है। यहाँ यहूदी बस्तियाँ और सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। ये विभाजन अस्थायी रूप से किया गया था, लेकिन आज भी यही विभाजन जारी है। लेकिन इससे पहली बार फ़िलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता मिली और भविष्य की वार्ता के मार्ग खुल गए। इस समझौते में 5 साल बाद दोबारा संशोधन होने के क्लॉज भी थे। इसराइल और फ़िलिस्तीन के इतिहास में शांति की कोशिशों के बाद हमेशा कोई न कोई नया मोड़ आया है। ओस्लो समझौते के कुछ समय बाद इसराइल की राजनीति में बदलाव आया और बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ओस्लो शांति प्रक्रिया कमज़ोर पड़ गई। नेतन्याहू ने शुरुआती दौर में पुराने समझौतों को मानने से इनकार कर दिया। मई 1999 तक, जब ओस्लो समझौते के तहत 5 साल का अंतरिम अवधि खत्म होने को थी, तब भी कोई व्यापक समझौता नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण बन चुका था और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से का प्रशासन उसने संभाला हुआ था। लेकिन इन क्षेत्रों में भले ही इजराइल ने सीधे शासन नहीं किया, लेकिन अपने नियंत्रण को कभी नहीं छोड़ा। वर्ष 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के कैंप डेविड जगह में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एहमद बराक और फ़िलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के साथ शांति वार्ता का प्रयास किया। यहाँ कुछ मुख्य मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये कि फ़िलिस्तीनी राज्य की सीमाएं क्या होंगी। दूसरा ये कि यरूशलेम की स्थिति क्या होगी। तीसरा ये कि फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी कैसे हो। और चौथा ये कि वेस्ट बैंक और गाज़ा में यहूदी बस्तियों का क्या होने वाला है। लेकिन ये सारी वार्ताएं विफल रहीं।
इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर फ़िलिस्तीनियों की संप्रभुता मानने और 1948-49 में विस्थापित फ़िलिस्तीनियों को वापसी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसका अंजाम ये हुआ कि इसके बाद फ़िलिस्तीनी इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसे दूसरा इंतिफादा यानी कि दूसरा जन विद्रोह कहा गया। इसके बाद हिंसा भड़की, जिसमें 2000 से 2005 के बीच 3000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी और 900 इजरायली मारे गए। फ़िलिस्तीनियों के बढ़ते विरोध के बीच 2003 में प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाज़ा में एक तरफा सैनिक और बस्तियों की वापसी की घोषणा की, लेकिन वेस्ट बैंक पर कब्जा जारी रखा। गाज़ा से इजरायली सैनिक हटाने के बावजूद इसराइल ने इसकी हवाई और समुद्री सीमाओं पर नियंत्रण रखा। 2007 में गाज़ा पर इसराइल ने भूमि, वायु और समुद्री नाकेबंदी लगा दी, जिसके तहत इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल कहा जाने लगा। इस दौरान गाज़ा ने 4 बड़े इजरायली सैन्य अभियान भी किए: ऑपरेशन कॉस्ट लीड, ऑपरेशन पिलर ऑफ द डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज और ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वेल्स। संयुक्त राष्ट्र की जांचों ने इन संघर्षों में इजरायली सेना और हमास दोनों पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए हैं। अगर हम 2007 के बाद से इसराइल की वेस्ट बैंक के प्रति नीति को समझना चाहते हैं तो 2016 में तेल अवीव में एक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिका के तत्कालीन राजदूत डैन शापिरो के कहा ये वाक्य सबसे अच्छा उदाहरण होगा। वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक में इसराइल 2 तरह के कानून लागू करता है, एक यहूदियों के लिए और दूसरा फ़िलिस्तीनियों के लिए। बाद में उन्होंने अपने इस बयान को वापस लिया, लेकिन इसे रंगभेद की आलोचना के रूप में देखा गया। इसी दिन यूरोपियन यूनियन ने फॉरेन पॉलिसी काउंसिल ने भी सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव ये था कि इसराइल के साथ यूरोपीय संघ के सभी समझौते सिर्फ 1967 की सीमा के भीतर इजरायली क्षेत्रों पर लागू होंगे, न कि फ़िलिस्तीनी इलाकों में बनी यहूदी बस्तियों पर। एक हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव बॉन की मून ने भी वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और फ़िलिस्तीनी जनता के लिए अपमानजनक बताया। ये आलोचनाएं दिखाती हैं कि शांति प्रक्रिया के ठप होने और फ़िलिस्तीनियों के प्रति इजराइल के व्यवहार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नाराज़गी बढ़ रही थी। दूसरे कैंप डेविड समझौते के विफल होने के बाद कई बार शांति वार्ताएं फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन लगभग सभी वार्ताएं विफल रहीं। ट्रंप प्रशासन के दौरान इसराइल ने यहूदी बस्तियों का विस्तार और तेज कर दिया। 2017 से 2021 के बीच वेस्ट बैंक में पूर्वी यरूशलेम को छोड़कर यहूदी बसने वालों की संख्या 3,99,000 से बढ़कर 4,65,000 हो गई। ट्रंप ने अमेरिकी दूतावासों को यरूशलेम में स्थानांतरित कर दिया, जिससे इजराइल को बिना किसी शर्त के बड़ी कूटनीतिक जीत मिली। नवंबर 2019 में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि कब्जे वाले फ़िलिस्तीन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां जरूरी नहीं कि अवैध हों। बाद में बाइडेन प्रशासन ने इन नीति को पलट दिया, लेकिन इजराइल पर कोई ठोस दबाव नहीं बना सके। इजराइल फ़िलिस्तीनी संघर्ष में शक्ति संतुलन पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है। इजराइल के पास सबसे मजबूत सेना, परमाणु हथियार, अमेरिका का समर्थन है, जबकि फ़िलिस्तीन अब तक पूरे राष्ट्र का दर्जा भी नहीं पा पाया है। किसी न्याय संगत समाधान के लिए वार्ता में संतुलन ज़रूरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बिना संभव नहीं है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शांति वार्ता में रुचि नहीं दिखाते। 2015 के चुनाव प्रचार में उन्होंने साफ कहा था कि उनके कार्यकाल में कोई फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। उनके सहयोगी भी वेस्ट बैंक की कब्ज़ों को बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में शांति वार्ता कैसे आगे बढ़े? इजराइल अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से बचता है। उत्तर कोरिया और ईरान पर वैश्विक प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन इजराइल पर नहीं लगते। गाज़ा में युद्ध अपराधों के आरोप, वेस्ट बैंक पर कब्जा और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के उल्लंघन के बावजूद उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ओबामा प्रशासन ने इजराइल की नीतियों की आलोचना की, लेकिन फिर भी लगभग सभी विरोध प्रस्तावों को वीटो कर दिया। इतिहास बताता है कि इजराइल ने जब भी कभी रियायतें बरती हैं तो उसके पीछे 2 कारण रहे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरा खुद फ़िलिस्तीन का विद्रोह। इजराइल 1957 में अमेरिका सोवियत दबाव में गाज़ा से पीछे हटा। 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के दबाव और मिस्र के खतरे के कारण सिनाई प्रायद्वीप छोड़ना पड़ा। 1993 में पहले इंतिफादा यानी कि फ़िलिस्तीन विद्रोह के बाद ओस्लो समझौता करना पड़ा और 2005 में गाज़ा से इजरायली बस्तियां खाली करनी पड़ीं। लेकिन दूसरे इंतिफाद के बाद परिस्थितियां बदल गईं। फ़िलिस्तीनी नेतृत्व जो पीएलओ के अधीन था कमज़ोर हुआ। इससे आतंकवादी संगठनों को मौका मिला। वेस्ट बैंक फतह के पास और गाज़ा हमास के नियंत्रण में चला गया। यासिर अराफात के बाद महमूद अब्बास प्रभावशाली नेता नहीं बन सके
और फिलिस्तीन अथॉरिटी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। वेस्ट बैंक में संगठित प्रतिरोध नहीं रहा और हमास को आतंकवादी संगठन माना जाने लगा और अरब देशों ने इजराइल से संबंध भी सुधार लिए। इससे इजराइल को भरोसा हो गया कि वो कब्जा जारी रख सकता है और इसके कोई गंभीर परिणाम नहीं भुगतने होंगे। फिर 7 अक्टूबर 2023 का हमला हुआ। उसने पूरे समीकरणों को बदल दिया और इजराइल हमास संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। इससे न सिर्फ गाज़ा और वेस्ट बैंक के हालात बिगड़ गए बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान फिर से इस संघर्ष की ओर गया। अब ये बात स्पष्ट है कि इजराइल की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ठोस दबाव नहीं बना पाएगा। तब तक शांति वार्ताएं सिर्फ एक औपचारिकता बनी रहेंगी। अब थोड़ी बात जेरूसलेम की भी कर लेते हैं। जेरूसलेम केवल एक शहर नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और सत्ता का संगम है। यह यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म के लिए पवित्र स्थल है, लेकिन सदियों से संघर्षों का केंद्र भी बना हुआ है। इस्लामिक मान्यता के हिसाब से ये अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का घर है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद ने अपनी इसरा और मिराज की आध्यात्मिक यात्राएं की थी। पैगंबर मोहम्मद एक बुराक, जो कि तेज़ रफ्तार सफ़ेद घोड़े जैसी सवारी थी, उस पर सवार होकर मक्का से यरूशलेम पहुँचे। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी, जहाँ पिछले सभी पैगंबरों की आत्माएं भी मौजूद थीं। इसके बाद पैगंबर जन्नत की ओर चढ़े, जहाँ उन्होंने विभिन्न स्तर पर आदम, मूसा, ईसा और अन्य पैगंबरों से मुलाकात की। अंततः जन्नत की उच्चतम सीमा पर पहुँचे, जहाँ अल्लाह से उनका संवाद हुआ और 5 समय की नमाज के आदेश मिले। यहूदी धर्म में यरूशलेम फर्स्ट एंड द सेकंड टेम्पल यानी कि टेम्पल ऑफ सोलोमन और टेम्पल ऑफ हेरोद का केंद्र है। पहला मंदिर किंग सोलोमन ने 1957 ईसा पूर्व में बनवाया था और दूसरा मंदिर 516 ईसा पूर्व ज़रुब्बाबेल ने बनवाया था, जिन्हें क्रमशः बेबीलोनियंस और रोमन ने नष्ट कर दिया। यहूदी मानते थे कि इन मंदिरों के अवशेष आज भी टेम्पल ऑफ माउंट के नीचे हैं। यहाँ अब भी अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जिससे ये स्थान सबसे विवादित बना हुआ है। वहीं ईसाई धर्म में यरूशलेम इसलिए पवित्र है क्योंकि ये ईसा मसीह की क्रूसिफिकेशन और पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ चर्च ऑफ द होली सेपलर स्थित है, जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उन्हें यहीं दफनाया गया था और वो यहीं पुनर्जीवित भी हुए थे। इसी शहर में उन्होंने लास्ट सपर भी किया था, इसलिए यरूशलेम ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में एक है। 1967 में 60 वॉर में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और तब से इसे अपनी अनंत राजधानी घोषित कर चुका है। फ़लस्तीनी जो इस क्षेत्र में दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, इसे अपने भविष्य की राजधानी मानते हैं। इस शहर की जटिलता सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक भी है। विभिन्न ईसाई चर्चों के बीच स्टेटस को एग्रीमेंट के तहत यहाँ हर चीज़ को स्थिर रखना पड़ता है। 2002 में एक कॉप्टिक ईसाई भिक्षु ने अपनी कुर्सी ज़रा सी हिला दी, जिससे अलग अलग संप्रदायों के बीच झगड़ा हो गया और कई लोग घायल हुए। चर्च के बाहर रखी एक सीढ़ी, जिसे इमूवेबल लैडर कहते हैं, 18वीं शताब्दी से वहीं पड़ी हुई है, क्योंकि उसे हिलाने का मतलब विवाद को जन्म देना है। इस पर एक यहूदी महिला ने टिप्पणी की, यरूशलेम में ईश्वर भी एक सीढ़ी को नहीं हिला सकते। लेकिन इजराइल, पैलेस्टाइन या जेरूशलेम को समझने के लिए एक और एंगल है जो हमें समझना पड़ेगा, जो है ईरान। 1969 की क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के संबंध काफ़ी घनिष्ठ थे। रज़ा शाह पहलवी के शासन में ईरान ने अरब देशों को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी माना और इजराइल के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया। इस साझेदारी के तहत परमाणु सहयोग भी हुआ और जिस इजराइल ने आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कसम खाई हुई है, वही उस समय ईरान को परमाणु मिसाइल देने के लिए तैयार भी था। हालांकि इस बात पर कुछ अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन अमेरिका समर्थित शाह का शासन तोड़ने वाली ईरानी इस्लामिक क्रांति की नींव अमेरिका और इजराइल के विरोध पर ही खड़ी हुई थी। अगर इस्लामिक क्रांति नहीं हुई होती तो 1980 के दशक में ईरान इजरायली तकनीक से लैस परमाणु मिसाइलों वाला देश बन चुका होता, जिससे वह खाड़ी के सुन्नी देशों पर सैन्य बढ़त बना सकता था। लेकिन 1969 की क्रांति ने पश्चिम एशिया की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। शाह की सत्ता गिरने के बाद ईरान एक थियोक्रेसी बना और अमेरिका और इजराइल का कट्टर विरोधी बन गया। इस बदलाव ने पूरे क्षेत्र में वो अस्थिर कर दिया। खाड़ी के सुन्नी राजशाहों के लिए एक कट्टर शिया गणराज्य एक नया अस्तित्वगत वैचारिक खतरा बन चुका था। इजराइल के लिए एक मजबूत विरोधी खड़ा हो गया, जो कि बस सैन्य रूप से नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी इजराइल का खिलाफ खड़ा हुआ था। 1 साल बाद ईरान पर इराक ने हमला किया, जिसे खाड़ी देशों ने और पश्चिमी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था। इस युद्ध का मकसद ईरान शासक को गिराना था, लेकिन यह उल्टा साबित हुआ। अयतुल्ला खुमैनी के शासन को और ज़्यादा स्वीकार्यता मिली।
ईरान को यह एहसास हो गया था कि वो पारंपरिक सैन्य शक्ति में इजराइल और खाड़ी देशों से कमज़ोर है। सऊदी अरब अपने सैन्य बजट पर ईरान से 5 गुना अधिक खर्च करता है। इजराइल पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और अमेरिका का उसे असीमित समर्थन भी प्राप्त है। इस स्थिति में ईरान ने फॉरवर्ड डिफेंस की रणनीति बनाई, जिसमें उसने दूर दराजों के इलाकों में मिलिशिया समूह को खड़ा किया ताकि अपने विरोधियों को दबाव बना सके। ये रणनीति ईरान को जियोपॉलिटिकल ऑक्टोपस बनाती है, जहां ईरानी शासन उसका केंद्र है और आतंकी मिलिशिया उसकी शाखाएं हैं। हिजबुल्लाह और हमास भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं, जो इजराइल के खिलाफ सबसे मजबूत ईरानी हथियार बने हुए हैं। हालांकि ईरान फिलिस्तीनी संघर्ष को वैचारिक रूप से समर्थन देने का दावा करता है, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी है। पश्चिमी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अलगाव के कारण ईरान ने फिलिस्तीन समर्थन रुख अपनाकर खुद को पश्चिम एशिया में सुन्नी प्रभुत्व के खिलाफ एकमात्र इस्लामी क्रांतिकारी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इजराइल की सीमाओं के पास हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों का समर्थन देकर ईरान ने इजराइल के साथ अपनी टकराव की स्थिति को बनाए रखा और इसे रणनीतिक बढ़त के रूप में इस्तेमाल भी किया। जब अरब देशों ने इजराइल के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए और पर्दे के पीछे व्यापारिक रिश्ते बनाए, तब ईरान एकमात्र बड़ा राज्य था जहां जो खुले तौर पर इजराइल का विरोध कर रहा था। इस तरह ईरान न केवल वैचारिक रूप से बल्कि सैन्य और कूटनीतिक रूप से भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा बनाने में सफल रहा। अब हम जानते हैं हिजबुल्लाह की कहानी। हिजबुल्लाह की शुरुआत 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले से हुई थी। उस समय इजराइल ने PLO को बाहर निकालने के लिए एक युद्ध छेड़ा हुआ था। वही PLO जो उस समय लेबनान में अपना बेस बनाए हुई थी। इजराइल को उम्मीद थी कि PLO को हटाने के बाद शांति आएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लेबनान पहले से ही 1975 से चले आ रहे गृहयुद्ध से जूझ रहा था और इस हमले ने देश की सांप्रदायिक राजनीति को और ज़्यादा बढ़ा दिया। लेबनान में सत्ता ईसाइयों, सुन्नियों और शियाओं के बीच बटी थी, लेकिन शिया समुदाय, जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा था, उस समय राजनीतिक रूप से हाशिए पर था। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी ने दुनिया भर के शियाओं को एकजुट करने का आह्वान किया। इजराइल के आक्रमण ने ईरान को लेबनान में अपनी पैठ बनाने का अवसर दिया। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGS ने दक्षिणी लेबनान में शियाओं को हथियार और प्रशिक्षण देना शुरू किया। इससे इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम का एक संगठन बना, जो बाद में हिजबुल्लाह में तब्दील हो गया। 1983 में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी दूतावास और मल्टीनेशनल फोर्स यानी कि MNF के सैनिक ठिकानों पर आत्मघाती हमले किए, जिससे सैकड़ों सैनिक मारे गए। इन हमलों के बाद MNF ने लेबनान को छोड़ दिया, जिससे हिजबुल्लाह को अपनी स्थिति मजबूत करने का और मौका मिला। 1985 में संगठन ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इजराइल के विनाश और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति निष्ठा की बात कही गई। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में गुरिल्ला युद्ध के जरिए इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार 2000 में 18 साल की लड़ाई के बाद इजराइल को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसे हिजबुल्लाह ने अरबों की पहली जीत करार दिया, लेकिन इस जीत के बाद भी हिजबुल्लाह ने अपने हथियार नहीं डाले। 2006 में जब संगठन ने इजरायली सैनिकों का अपहरण किया, तो इजराइल ने एक और युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध 34 दिन तक चला, इसमें दोनों पक्ष को भारी नुकसान हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह की राजनीतिक रूप से स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो गई। इस दौरान हिजबुल्लाह सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक ताकत भी बन गया। दक्षिणी लेबनान में उसने अस्पताल, स्कूल और अन्य सामाजिक सेवाएं स्थापित की, जिससे उसे स्थानीय जनता का समर्थन मिला। 1992 में उसने पहली बार लेबनान के संसदीय चुनावों में भाग लिया और धीरे धीरे देश की राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति बन गया। 2011 में जब सीरिया में गृहयुद्ध भड़का और बशर अल असद की सरकार कमज़ोर पड़ने लगी, तो हिजबुल्लाह ने हज़ारों लड़ाके भेजकर असद का समर्थन किया। इसकी वजह ये थी कि सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह के बीच गठबंधन बेहद अहम था। अगर असद की सरकार गिरती तो हिजबुल्लाह को ईरान से मिलने वाली सैन्य सहायता और समर्थन खतरे में पड़ सकता था। इस लड़ाई ने हिजबुल्लाह को और अधिक युद्ध क्षमता दी और उसे क्षेत्रीय शक्ति बना दिया। आज हिजबुल्लाह इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में जाना जाता है। 2009 में हिजबुल्लाह ने अपने घोषणा पत्र में फिर दोहराया कि उसका लक्ष्य इजराइल का विनाश है। 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या कर दी, तो इसके जवाब में लेबनान में चौथा युद्ध छिड़ गया, जो मध्य पूर्व की राजनीति को और अधिक जटिल बना सकता है।
ईरान की रणनीति ने हिजबुल्लाह को सबसे सफल मोर्चा माना जाता है, जबकि दूसरा अहम स्तंभ है हमास। वही हमास जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया। हालांकि हमास की स्थापना में इजराइल को कोई भूमिका नहीं थी, यह सुन्नी संगठन ईरान की शिया विचारधारा से मेल भी नहीं खाता था। फिर भी ईरान ने इसे इजराइल के खिलाफ एक उपयोगी सहयोगी माना और वर्षों तक इसका समर्थन दिया। अरब देशों के इजराइल से संबंध सुधारने के बीच हमास को ईरान से सैन्य और आर्थिक सहायता मिली, जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ा। हमास की जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड में हैं, जिसे 1928 में मिस्र में हसन अल बन्ना ने स्थापित किया था। ये संगठन 1930 के दशक में ब्रिटिश शासित फ़लस्तीन पहुंचा और 1967 में इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाज़ा पर कब्जे के बाद धीरे धीरे अधिक सक्रिय हुआ। मुस्लिम ब्रदरहुड का मानना था कि पहले एक धार्मिक और मजबूत समाज बनना चाहिए, जबकि PLO जो 1964 में बना था, तुरंत प्रत्यक्ष संघर्ष में विश्वास करता था। 1933 में शेख अहमद यासीन ने एक इस्लामिक सेंटर की स्थापना की, जिसका मूल स्वरूप धार्मिक था, जिसे इजराइल ने चैरिटी संगठन के रूप में मान्यता भी दी, जिससे हमास को धन और संसाधन जुटाने में मदद मिली। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद इस्लामी आंदोलन का प्रभाव और बढ़ा। 1987 में पहले इंतिफादा यानी कि जन विद्रोह के दौरान हमास एक अलग संगठन के रूप में उभरा और फिर 1988 में हमास ने अपना चार्टर जारी किया, जिसमें इजराइल के खिलाफ जिहाद का अनिवार्य बताया गया और यहूदी विरोधी बयान भी दिए गए। 1989 में इसने अपने पहले हमले में 2 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी, जिसके बाद शेख यासीन को आजीवन कारावास की सजा हुई। 1990 के दशक में हमास ने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए, जिससे इजराइल के साथ टकराव और गहरा हुआ। जब PLO ने 1993 में ओस्लो समझौते के तहत इजराइल को मान्यता दी, तब हमास ने इसका विरोध किया था और पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी की शपथ भी ली। जब सन 2000 में जब दूसरा इंतिफादा हुआ, तब हमास इस संघर्ष में सबसे आगे था। इजराइल के खिलाफ हमास के हमले और इजराइल की सख्त सैन्य कार्रवाइयों ने इस्लामी संगठन की लोकप्रियता और बढ़ा दी। 2006 से फ़लस्तीनी चुनावों में हमास ने बहुमत की दर्ज जीत की। इजराइल और पश्चिमी देशों ने इसे अलग थलग करने की कोशिश भी की, लेकिन ईरान का समर्थन इसे लगातार मिलता रहा। 2017 में हमास ने अपने चार्टर में बदलाव कर यहूदी विरोधी टिप्पणियों को हटा दिया, लेकिन इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इजराइल इसे आतंकवादी संगठन मानता है और आरोप लगाता है कि ईरान से हथियार और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करता है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चरम पर पहुंच गया, जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया। इसके बाद समझते हैं अमेरिका और इजराइल के संबंधों को। आखिर क्यों ये संबंध इतने प्रगाढ़ रहे हैं? अमेरिका और ज़ियोनिस्टों के संबंध 1917 के बाल्फोर घोषणा से जुड़े हुए हैं, जिसे राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने समर्थन दिया था। 1919 में विल्सन ने सार्वजनिक रूप से इसे समर्थन देने की पुष्टि भी की। 2020 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेंडेट प्रणाली के तहत ब्रिटेन को फ़लस्तीन का नियंत्रण दिया गया, जहां बाल्फोर डिक्लेरेशन के हिसाब से ब्रिटेन को यहूदियों को बसाना था। अमेरिका ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका फ़लस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय गृह की स्थापना का समर्थन करता है, बशर्ते गैर यहूदी समुदाय के अधिकार सुरक्षित रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता को समझा, विशेष रूप से हॉलोकॉस्ट के बाद। अमेरिका ने 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़लस्तीन के विभाजन की योजना का समर्थन किया। 14 मई 1948 को जब यूनिस्टो ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की, तो अमेरिका ने मात्र 11 मिनट में इसके भीतर इसे मान्यता दे दी। ट्रूमैन ने इजराइल की अस्थायी सरकार को एक वैध सत्ता के रूप में स्वीकार करते हुए संदेश जारी किया। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के जन्म के समय से ही उसे समर्थन किया, लेकिन उनके संबंध पहले 20 साल में इतने सहज नहीं थे। अमेरिका शीत युद्ध की सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए इजराइल के साथ तो था, लेकिन साथ ही उसने अरब देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना ज़रूरी समझा। इसका मुख्य कारण था पश्चिम एशिया से तेल की आपूर्ति बनाए रखना, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था, और दूसरा कारण था कि वो अरब देशों को सोवियत संघ के पाले में जाने से रोकना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को कूटनीतिक सुरक्षा दी और सीमित सहायता, मुख्यतः खाद्य आपूर्ति प्रदान की, लेकिन उसे हथियार भेजने से परहेज किया। अगले 3 दशकों में हुए 3 युद्धों ने अमेरिका की इजराइल नीति को बदल दिया और इन स्पेशल रिलेशन की नींव रखी। स्विच नहर में ब्रिटेन, फ्रांस दोनों के हित थे।
ब्रिटेन के एशिया से व्यापार मार्ग इस नहर से जाता था और फ्रांस का भी इसमें निवेश था। लेकिन स्वेज नहर का मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को धक्का लगा। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने पेरिस के पास एक गुप्त बैठक में एक योजना बनाई। इस योजना के तहत इजराइल पहले हमला करेगा और ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में बाद में शामिल हो जाएंगे। उनका लक्ष्य मिस्र के शासक नासिर को सत्ता से हटाकर स्वेज नहर पर दोबारा नियंत्रण पाना था। 1956 में इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि इस योजना में उन्हें एक बड़ी गलती की, उन्होंने अमेरिका के रुख का सही आकलन नहीं किया। अमेरिका, जो पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन चुका था, इस युद्ध से खुश नहीं था। राष्ट्रपति आइजनहावर की चिंता थी कि सोवियत संघ मिस्र का समर्थन कर सकता है, जिससे अरब देश सोवियत प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस पर दबाव डाला कि वह अपने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करें। सोवियत संघ ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर कब्जे वाले क्षेत्र से वो नहीं हटेंगे तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी दबाव में इजराइल को पीछे हटना पड़ा। इस संकट ने इजराइल को यह समझा दिया कि अब अमेरिका ही मध्य पूर्व में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी है। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध ने अमेरिका इजराइल संबंधों को और मजबूत किया। इस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और मिस्र को मात्र 6 दिनों में हरा दिया और एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। चूँकि इन देशों में सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था, अमेरिका को ये समझ में आ गया कि इजराइल का एक भरोसेमंद सहयोगी हो सकता है, जो पश्चिम एशिया में सोवियत प्रभाव को रोक सकता है। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखना शुरू किया। हालांकि 1973 में इजराइल को यom किपुर के दिन एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ा, जब मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला कर दिया। इस युद्ध में शुरू में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल ने अमेरिका से सैन्य मदद की गुहार लगाई और यहाँ तक कि परमाणु हथियारों को तैयार करने का भी आदेश दिया। राष्ट्रपति निक्सन ने ऑपरेशन निकल ग्रास नाम के मिशन के तहत इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य आपूर्ति भेजने का आदेश दिया। इस समर्थन से इजराइल युद्ध में पलटवार कर सका। ये युद्ध इजराइल के लिए एक चेतावनी थी कि उसके अस्तित्व के लिए अमेरिका के साथ करीबी संबंध रखना अनिवार्य है। वहीं अमेरिका के लिए एक सबक ये था कि मध्य पूर्व में इजराइल को समर्थन देना उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा बन गया। निक्सन ने कहा था कि हम इजराइल को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये दर्शन उनके आने वाले सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की नीति का आधार बना, चाहे वो जेराल्ड फोर्ड हो या डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन। इजराइल और अमेरिका के संबंध दुनिया में सबसे घनिष्ठ माने जाते हैं। अमेरिका लंबे समय से इजराइल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता आ रहा है। अमेरिका की इस शत्रुछाया के कारण इजराइल के परमाणु हथियारों पर कभी वैश्विक स्तर पर कोई गंभीर जांच या आपत्ति नहीं हुई। इजराइल अमेरिका से सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश है। 2024 में जब गाज़ा युद्ध में 34,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके थे, तब अमेरिकी कांग्रेस ने इजराइल को $17 अरब के रक्षा पैकेज की मंजूरी दी। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरा सहयोग है, जिससे आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली भी शामिल है, जिससे अमेरिकी आंशिक रूप से वित्तीय सहायता देता है। अमेरिका के समर्थन से इजराइल ने उन्नत रक्षा प्रणाली क्षमता विकसित कर ली है, जिससे वह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने 1972 के बाद 50 से अधिक बार इजराइल के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो किया है। अमेरिका ने कभी इजराइल की नीतियों पर कड़ा रुख नहीं अपनाया। 1995 में अमेरिकी कांग्रेस ने यरूशलेम एमनेसी एक्ट पास किया, इसमें यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई। वहीं अमेरिकी दूतावास स्थापित करने को भी कहा गया। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यरूशलेम का आधिकारिक रूप से इजराइल की राजधानी मान लिया और 2018 में वहां अमेरिकी दूतावास स्थानांतरित कर दिया। ट्रंप सरकार ने इजराइल के 1967 में कब्जाए गए गोलन हाइट्स को भी आधिकारिक मान्यता दे दी, जबकि ये संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन था। अमेरिका दुनिया भर के मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में बड़ी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इजराइल के खिलाफ लगाए गए युद्ध अपराधों के आरोपों को नज़रअंदाज भी करता है। इजराइल के परमाणु हथियारों पर वह चुप्पी साधे रखता है, जबकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। 2024 में जब रूस ने जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को अपने में मिला लिया, तो अमेरिका ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और G8 संगठन से बाहर कर दिया, लेकिन इजराइल के गोलन हाइट्स पर कब्जे को मान्यता भी दी। इस विशेष संबंध के कई कारण बताए जाते हैं।
इसराइल की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व के कारण अमेरिका उसे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए आवश्यक मानता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने इसराइल को सोवियत प्रभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा। इसके अलावा अमेरिका में यहूदी और ईसाई एवेंजेलिकल समुदाय बहुत प्रभावशाली है और इसराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अमेरिका में इसराइल लॉबी भी काफ़ी शक्तिशाली है, जो राजनीतिक रूप से इजरायली समर्थक नीतियों को बढ़ावा देती है। अमेरिकी नीति निर्माण में इन ताकतों का इतना प्रभाव है कि दोनों प्रमुख दलों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में इसराइल को लेकर सहमति बनी हुई है। कुल मिलाकर अमेरिका और इसराइल का रिश्ता न केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विषय है, बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति का भी एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब हम बात करते हैं भारत की। समझते हैं कि भारत का इस मुद्दे पर क्या दृष्टिकोण रहा है। क्या मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण में कोई अंतर किया है, और अगर अंतर किया है तो वो कितना व्यावहारिक है। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को विभाजित कर यहूदी और एक अरब राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा, तो भारत पर इसे समर्थन देने का भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया जैसे प्रमुख पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि ब्रिटेन और चीन ने मतदान से परहेज किया। कुल 33 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 13 ने विरोध में मतदान दिया। भारत उन देशों में था जिसने प्रस्ताव का विरोध किया था। भारत के इस रुख की जड़ें उसके स्वतंत्रता संग्राम और औपनिवेशिक विरोधी नीति में थीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता पहले से ही फिलिस्तीन के अरब निवासियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1936 में इलाहाबाद में फिलिस्तीन दिवस पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक साम्राज्यवाद और फांसीवादी विरोधी संघर्ष का हिस्सा बताया और साथ ही फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की। 1938 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लिखा था कि यहूदियों को जबरन अरब भूमि पर बसाना नैतिक रूप से गलत है। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि वो फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राज्य की समर्थन करते हैं, जिसमें सभी समुदायों के अधिकार सुरक्षित हों। भारत के इस फैसले के पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण उसका उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ सख्त रुख था। भारत खुद ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था और वो किसी भी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करना चाहता था जो जबरन भूमि विभाजन और औपनिवेशिक सत्ता द्वारा थोपी गई व्यवस्था को दर्शाता हो। इसके अलावा भारत ने हाल ही में विभाजन का दर्द भी झेला था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। ऐसे में भारत किसी और देश के विभाजन का समर्थन नहीं करना चाहता था। इसके अलावा भारत की मुस्लिम आबादी और उनकी राजनीतिक समीकरण भी इस निर्णय में प्रभावी रहे। अरब देशों के साथ उनके संबंध अच्छे बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा रहा था और भारत नहीं चाहता था कि अरब देश इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करें। हालांकि जब 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया और अमेरिका तथा सोवियत संघ ने इसे तुरंत मान्यता दे दी, तो भारत ने भी 1950 में एक वास्तविकता मानते हुए इसे औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता दे दी। नेहरू ने इस पर कहा, हमने पहले ही इजराइल को मान्यता दे दी होती, क्योंकि यह एक वास्तविकता है, लेकिन हमने ऐसा पहले नहीं किया क्योंकि हम अपने अरब मित्रों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हालांकि भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने में जल्दबाजी नहीं की और केवल मुंबई में एक इजरायली वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी, लेकिन तेल अवीव ने अपना दूतावास नहीं खोला। सुएज नहर संकट के समय जब 1926 में इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर मिस्र पर हमला किया, तो भारत ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया और इसे दुर्भावनापूर्व कहा। इस युद्ध के बाद भारत की अरब देशों के साथ मित्रता और मजबूत हुई। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में जब इजराइल ने पश्चिमी तट, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने इसे आक्रामकता करार दिया। इंदिरा गांधी ने संसद में कहा, मैं कठोर शब्द में नहीं कहना चाहती, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट है कि इजराइल ने स्थिति को एक पूर्ण युद्ध में बदल दिया है। 1973 के यौम किपुर युद्ध में जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया, तो भारत ने खुलकर अरब देशों का समर्थन किया और कहा कि इजराइल का 1967 में कब्जा किया जाना इस युद्ध का मूल कारण है। 1970 के दशक में फिलिस्तीन राष्ट्रवाद मजबूत हुआ और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO के रूप में एक राजनीतिक प्रतिनिधि उभरा। भारत ने 1974 में इसे फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि मान लिया। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और 1996 में गाजा में अपना प्रतिनिधि
कार्यालय खोला, जिसे 2003 में रामल्ला स्थानांतरित कर दिया गया। भारत की इजराइल फिलिस्तीन नीति संतुलन पर आधारित रही। एक ओर भारत ने अरब देशों को और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया, तो दूसरी ओर उसने धीरे धीरे इजराइल के साथ भी अपने संबंध विकसित किए। भारत ने इजराइल को मान्यता तो दी, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन भी जारी रखा। इस नीति के पीछे भारत के उपनिवेशवादी विचार, अरब देशों के साथ संबंध, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका और अपने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ध्यान में रखना शामिल रहा। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन इजराइल के साथ गुप्त रक्षा सहयोग भी जारी रखे। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने कई देशों से मदद मांगी। उस समय क्यूबा मिसाइल संकट के कारण अमेरिका और सोवियत संघ तनाव में थे और दुनिया के बड़े देश भारत की सहायता के लिए आगे नहीं आए। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने भारत को हथियार देने की पेशकश की। नेहरू ने इसे स्वीकार किया, लेकिन साथ ही एक अनुरोध भी किया कि हथियार ऐसे जहाज़ों में भेजे जाएं जिन पर इजराइल का झंडा न लगा हो। बेन गुरियन ने यह अनुरोध ठुकरा दिया। फिर भी भारत ने इजरायली हथियार खरीदे। बाद में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के विरोध के चलते भारत ने ये खरीदारी रोक दी, लेकिन भारत इजराइल का रक्षा सहयोग गुप्त रूप से जारी रहा। शीत युद्ध के दौरान भारत और इजराइल की स्थिति भिन्न थी। भारत सोवियत संघ के करीबी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, जबकि इजराइल अमेरिका समर्थित था। अरब देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध थे, जबकि इजराइल को पश्चिमी देशों का समर्थन मिला हुआ था। 1965 और 71 के युद्ध में जब भारत को हथियारों की आवश्यकता हुई, तब इजराइल ने गुप्त रूप से सैन्य मदद की। 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में सैन्य कार्रवाई की, तब इजराइल ने मोर्टार और गोला बारूद की आपूर्ति की। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ा। अमेरिका दुनिया की अकेली महाशक्ति बन चुका था और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पश्चिमी देशों के संबंध मजबूत करने पड़े। इस समय तक कई अरब देशों ने भी इजराइल से बैक चैनल कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए थे। 1991 में मैड्रिड शांति सम्मेलन में पहली बार इजराइल और फिलिस्तीनी नेता साथ बैठे, जिससे इजराइल को कूटनीतिक मान्यता मिलने लगी। इन बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय हालातों को देखते हुए भारत ने 1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। इसके बाद भारत और इजराइल के संबंध तेजी से मजबूत हुए। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना किया, तब इजराइल ने भारत के साथ अपना रक्षा सहयोग जारी रखा। 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को खुफिया ड्रोन, लेजर गाइडेड बॉम्ब, मोर्टार, गोला बारूद की आपूर्ति की। 2000 के दशक में भारत इजराइल रक्षा साझेदारी और गहरी हुई, विशेष रूप से निगरानी और खुफिया उपकरणों के क्षेत्रों में। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत और इजराइल के संबंध और प्रगाढ़ हुए। भाजपा, जो कांग्रेस की परंपरागत विदेश नीति से मुक्त थी, इजराइल के साथ खुले तौर पर संबंध बढ़ाने के पक्ष में थी। इजराइल की कड़ी सुरक्षा नीति और भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा के बीच कुछ समानताएं देखी गईं, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिली। 2020 में जब संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित किए, तो भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई ने मिलकर I2U2 गठबंधन बनाया। 2023 में भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEEC की घोषणा हुई, जिसका उद्देश्य भारत को इजराइल और यूरोप से जोड़ना था। ये प्रोजेक्ट तब और मजबूत होता जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य हो जाते। लेकिन इसी बीच 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिससे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया। IMEEC जैसी योजनाओं पर अनिश्चितता छा गई। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारत की पारंपरिक फिलिस्तीन नीति बदल सकती है। मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच करीबी रिश्ते थे और मोदी इजराइल के सुरक्षा मॉडल को खुलकर प्रशंसा करते थे। 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी की इजराइल यात्रा की घोषणा की, लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि इजराइल से करीबी रिश्ता बनाने के मतलब फिलिस्तीन नीति को छोड़ना नहीं है। इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फिलिस्तीन भी गए। फिलिस्तीनी राजदूतों ने भारत इजराइल संबंधों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत की स्थिति अभी तक नहीं बदली है। हम भारत से राजनीतिक समर्थन की उम्मीद करते हैं और चाहते हैं कि भारत इजराइल फिलिस्तीन शांति प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाए।
हालांकि भारत ने पारंपरिक रूप से इस विवाद में किसी सक्रिय भूमिका से परहेज किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, भारत का समर्थन फिलिस्तीन के लिए अटूट और अटल है। उन्होंने फिलिस्तीन के विकास में सहयोग देने की बात भी दोहराई। हालांकि इस यात्रा के दौरान मोदी के बयान में पारंपरिक भारतीय रुख यानी कि 1967 की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र फिलिस्तीन और पूर्वी यरूशलेम को उनकी राजधानी मानने का कोई जिक्र नहीं था। 2017 में जब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास भारत आए थे, तब भी मोदी ने यरूशलेम का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके विपरीत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयानों ने हमेशा 1967 की सीमाओं और पूर्वी यरूशलेम को राजधानी मानने की बात शामिल रही थी। स्टेनली बताते हैं कि भारतीय राजनयिक से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति में यथार्थवादी बदलाव लाए हैं, लेकिन मूल सिद्धांतों से उन्होंने कोई भटकाव नहीं किया है। जब उनसे पूछा गया कि मोदी ने यरूशलेम और सीमाओं का जिक्र क्यों नहीं किया, तो वो थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने फिर कहा, हम इस विवाद का हिस्सा नहीं हैं। सीमा, शरणार्थियों, बस्तियों और यरूशलेम की स्थिति पर दोनों पक्षों को आपसी सहयोग से फैसला करना चाहिए। हम किसी पक्ष को ये नहीं बता सकते कि कौन सी सीमा किसकी होगी। हम इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही भविष्य में एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन की समर्थन भी करते हैं। हमें अपने दोनों रुखों को संतुलित रखना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के 3 हफ्ते बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाज़ा के तत्काल, स्थायी और मानवीय संघर्ष विराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव पर भारत ने मतदान से परहेज किया। भारत ने इसका कारण बताया कि प्रस्ताव में 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा नहीं की गई थी। इस फैसले से भारत की विदेश नीति को लेकर कुछ राजनयिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के तुरंत बाद इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर दिया। दिसंबर में एक सेवानिवृत्त भारतीय राजनयिक ने कहा, जब बात इजराइल की होती है तो विदेश मंत्रालय हमेशा पीएमओ के दबाव में होता है। गाज़ा में युद्ध जारी रहने और नागरिक हताहतों की संख्या बढ़ने के साथ ही भारत ने अपनी पारंपरिक संतुलित नीति को वापस किया। हालांकि भारत ने इजराइल की आलोचना में ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसा कड़ा रुख नहीं अपनाया और न ही अमेरिका और ब्रिटेन की तरह इजराइल का अटूट समर्थन किया। मोदी के ट्वीट के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य का समर्थन करता है। इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों पर मतदान किया। 12 नवंबर 2023 को भारत ने एक प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें इजराइल की बसावटों की निंदा की गई थी। 2 हफ्ते बाद भारत ने एक और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इसमें इजराइल द्वारा गोलन हाइट्स पर कब्जे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। 12 दिसंबर को भारत ने तत्काल मानवीय संघर्ष विराम की मांग करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया। 19 दिसंबर को फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार के पक्ष में मतदान किया। भारत का ये रुख उसकी पारंपरिक फिलिस्तीन नीति के अनुरूप था। 2 स्टेट सॉल्यूशंस तभी संभव हैं जब फिलिस्तीन में इजरायली बसावटों को रोका जाए, और इस संघर्ष का समाधान कूटनीति के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीनी विद्रोहियों की सैन्य शक्ति असमान है। इस दृष्टि से भारत का रुख स्पष्ट था: हिंसा का अंत, बातचीत का समर्थन, बसावटों की निंदा और फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन। 7 अक्टूबर का हमला और इजराइल की जवाबी कार्यवाही ने पश्चिमी एशिया में रणनीतिक समीकरणों को बदल दिया। भारत इजराइल, अरब देशों और अमेरिका के साथ मिलकर अब्राहम समझौते के बाद की गई रणनीतिक स्थिति को काम करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस युद्ध ने अरब इजराइल सुलह की प्रक्रिया को रोक दिया। अमेरिका और इजराइल की छवि को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे सऊदी इजरायली समझौते की भावनाएं कमज़ोर हो गईं। अगर ये संकट बढ़ता रहा और विद्रोही लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाते रहे, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, भारत ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करना शुरू किया। फरवरी 2024 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल को गाज़ा में नागरिकों की मौतों को लेकर अधिक संवेदनशील होना चाहिए। मार्च में मलेशिया ने भी एक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जो भी सही या गलत हो, इस संघर्ष की जड़ में फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन है। कोई भी निर्दोष नागरिक की हत्या स्वीकार नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी जवाबी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इस जवाब में इजराइल ने गाज़ा पर भीषण आक्रमण किए, जिसमें अक्टूबर के अंत में 42,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए और इसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे।
गाज़ा की 2.3 मिलियन आबादी लगभग पूरी तरह विस्थापित हो गई। 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए और क्षेत्र महामारी के कगार पर पहुंच गया। इसराइल ने सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नियंत्रण कर रखा है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता बाधित हो जाती है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने इसराइल के जवाबी हमले का समर्थन किया है। इसराइल के समर्थक ये कहते हैं कि इसराइल को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन 1973 के युद्ध के बाद किसी अरब देश ने इसराइल पर हमला नहीं किया है। अब तक 6 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल से संबंध सामान्य कर लिए हैं। सऊदी अरब और इसराइल के बीच भी मजबूत बैकडोर कूटनीतिक संबंध हैं। इसराइल अब परमाणु शक्ति बन चुका है और अमेरिका का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद शांति नहीं आई क्योंकि फ़िलिस्तीन का सवाल अनसुलझा है। इसराइल की नीति फ़िलिस्तीन को सुरक्षा मुद्दों की तरह देखने और अरब देशों के साथ शांति संधियों पर ध्यान केंद्रित करने की रही है, लेकिन 7 अक्टूबर के हमलों ने दिखा दिया कि नया मध्य पूर्व अभी भी पुराने घावों से मुक्त नहीं हुआ है। यह पूरी लड़ाई इस क्षेत्र की असली समस्या फ़िलिस्तीन मुद्दे का बदला है। इसराइल अभी भी अड़िग बना हुआ है और तलवार के सहारे जीने को तैयार है, लेकिन 12 महीने की लड़ाई के बाद सैनिकों में भी थकान और असंतोष के संकेत दिखने लगे हैं और 7 अक्टूबर के बाद इसराइल की क्षेत्रीय चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल ने गाज़ा पर युद्ध की घोषणा की तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना हमास को नष्ट कर देगी। तब से इजरायली नेताओं ने कई बार ये कहा कि हमास का समाप्त होना युद्ध का मुख्य उद्देश्य है। इस युद्ध में गाज़ा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, लेकिन क्या ये विनाश इजराइल के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हुआ? 19 जून को 256 दिनों की लड़ाई के बाद इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हमास को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। हमास एक विचार है, एक राजनीतिक दल है। ये लोगों के दिलों में बसा हुआ है और कोई भी जो सोचता है कि हम हमास को पूरी तरह मिटा सकते हैं वो गलत है। इसराइल चाहता था कि हमास पर जल्दी और निर्णायक जीत हासिल करे। वो हमास के शासकीय ढांचों को नष्ट करने, उनकी सैन्य ब्रिगेडों को हराने, उनके भूमिगत सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त करने और उनके शीर्ष नेताओं को मारना चाहता था। साथ ही वो 240 से अधिक बंधकों को छुड़ाना और अपनी कमज़ोर हुई प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करना चाहता था। इसराइल ने हमास के कई शीर्ष नेताओं को मार दिया, लेकिन हमास ने भारी बमबारी और ज़मीनी हमलों के बावजूद 12 महीने तक लड़ाई जारी रखी। यह युद्ध ने इसराइल को अन्य मोर्चे पर भी घेर दिया। जब इसराइल ने गाज़ा पर हमला किया तो लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने उत्तरी इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए, जिससे लगभग 60,000 इसराइली अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इसराइल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार दिया और 1 अक्टूबर को लेबनान पर चौथी बार आक्रमण कर दिया। शुरुआती हमलों में इसराइल ने बेरूत और दक्षिणी लेबनान में बमबारी कर हज़ारों लेबनानी नागरिकों को मार डाला, लेकिन हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत कम होने की बजाय उसके हमले और तेज़ हो गए। इसराइल को ईरान का भी खतरा बढ़ा। जब 1 अप्रैल को इसराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला कर ईरानी जनरल को मार दिया तो 14 अप्रैल को ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। फिर 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं की हत्या के जवाब में ईरान ने 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पर दागी। इस युद्ध ने इसराइल को कूटनीतिक स्तर पर भी नुकसान पहुंचाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाज़ा में युद्ध विराम के 2 प्रस्ताव पारित किए, जिन्हें इसराइल ने नज़रअंदाज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ नरसंहार का मुद्दा दर्ज है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इसराइल और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट मांगे हैं। इसके अलावा युद्ध ने अरब देशों के साथ इसराइल के संबंधों को भी प्रभावित किया है। सऊदी अरब, जो पहले इसराइल के साथ सामान्य संबंध स्थापित करने के करीब था, अब फ़िलिस्तीनी राज्य की स्पष्ट रूपरेखा के बिना कोई समझौता नहीं करने को तैयार है। इस युद्ध ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे को फिर से पश्चिमी एशिया की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इसराइल हमेशा ये मानता आया था कि फ़िलिस्तीन पर कब्जा जारी रख सकता है और दुनिया इसे मानने के लिए मजबूर होगी, लेकिन 7 अक्टूबर ने इस भ्रम को तोड़ दिया। इसराइल अब भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह हमास को समाप्त करना चाहता है, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना चाहता है और ईरान के प्रभाव को कम करना चाहता है, जबकि फ़िलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा जारी रखना चाहता है। लेकिन अब यह एक ऐतिहासिक, नैतिक और रणनीतिक जाल में फंस चुका है। कब्जे की जो लागत है, नैतिक, मानव और रणनीतिक रूप से वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
ये किताब यहाँ ख़त्म होती है। इस एपिसोड से जुड़े सलाह और मशवरे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें ये भी लिख सकते हैं कि अगली किताब कौन सी हो। अगर आपको लगता है कि इस तरह के विमर्श आगे भी जारी रहने चाहिए तो आपको पता है कि यूट्यूब पर सपोर्ट करने का पैटर्न क्या है। तब तक के लिए इजाज़त दें।